Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about IR Coelho case. And this topic is important from our syllabus GS paper 2, Indian polity point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें ब्रीफली रिवाइज करना होगा अबाउट इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सबसे प्रोमिनेंट जजमेंट है केशवनंद भारती केस ऑफ 1973, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसी जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल ले डाउन किया था कि ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग लेजिटिमेट प्रोसेस laid in the constitution, but the parliament cannot tamper with the basic structure of the constitution। यानी कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कही जाएंगी, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। कौन कौन से प्रिंसिपल्स बेसिक स्ट्रक्चर कहे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एक बार में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया। सो इन सक्सेसिव जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट डिफाइंस कि ये प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा, फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो मुद्दा ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज लेड डाउन इन केशवनंद भारती केस एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू सक्सेसिव जजमेंट्स द सुप्रीम कोर्ट इज डेवलपिंग एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द principles of the constitution that should be considered as its basic structure। तो मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, वो भी ज़रा देखिए कोई भी नया कानून बनाया गया पार्लियामेंट द्वारा, तो इस कानून को रिव्यू करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास। और जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको रिव्यू कर रहे हैं तो किस बेसिस पर रिव्यू करेंगे, उनको इसको रिव्यू करने का अधिकार है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। ध्यान से समझिएगा, जैसे पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इस कानून को रिव्यू करे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स कि संविधान में जो बातें लिखी हैं ये कानून उसके हिसाब से है कि नहीं, कहीं ये कानून उसके अगेंस्ट या इनकंसिस्टेंट तो नहीं है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो ये जो पावर है जुडिशियरी का, इसी पावर को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। किसी भी कानून को स्टडी करने का अधिकार, और अगर वो कानून संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का जो पावर है, इसी पावर को कहा जाता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में बार दोहराया कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिस कानून को बना करके पार्लियामेंट ये कह दे कि इस कानून का रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि जुडिशरी इसका रिव्यू नहीं कर सकती, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ बिकेम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब कोई भी नया कानून बनेगा तो जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब IR कोएलो केस जो 2007 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज ब्रॉट इन 1951। तो पहला अमेंडमेंट करके संविधान में आर्टिकल 31B इंसर्ट किया गया, और आर्टिकल 31B में लिखा गया कि कोई भी ऐसा कानून जो पार्लियामेंट बनाती है और अगर उसको वो 9th शेड्यूल में मेंशन कर देती है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट की मदद से आर्टिकल 31B ऐड किया गया और 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया, और लिखा गया फर्स्ट अमेंडमेंट करके आर्टिकल 31B में कि कोई भी नया कानून अगर पार्लियामेंट बनाती है और अगर उस कानून को वो 9th शेड्यूल में मेंशन कर देती है तो फिर उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब जुडिशियरी उस कानून को इस ग्राउंड पर रिव्यू नहीं कर सकती कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है कि नहीं, और अगर नहीं बना है तो इसको रिजेक्ट कर दें। ऐसा पावर जुडिशरी के पास नहीं रहेगा इफ़ दैट लॉ हैज़ बीन मेंशन्ड इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो
इस तरीके से 9 शेड्यूल में फिर कई सारे कानून धीरे धीरे ऐड किए गए. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 284 लॉज वेयर मेंशन इनटू द 9th शेड्यूल. सो आप मान सकते हैं कि 9th शेड्यूल वो पॉकेट बन गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिस पॉकेट के अंदर अगर किसी भी कानून को डाल दिया जाए बाय द पार्लियामेंट तो उस कानून के ऊपर जुडिशरी का पावर ख़त्म हो जाता है ऑफ जुडिशियल रिव्यू. आप मोटा मोटा ऐसा मान के चल सकते हैं. लेकिन फिर आईआर कोएलो केस में आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन मिनर्वा मिल केस. तो जब जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, तो फिर 9th शेड्यूल का कोई भी कानून जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनाइज्ड कैसे हो सकता है? हाउ एनी लॉ दैट हैज़ बीन पुट इनटू 9th शेड्यूल कैन गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके बाद 2007 में आईआर कोएलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट प्रोनाउंस किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तारीख को हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन दिया था, यानी कि 24 अप्रैल 1973, इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंद भारती जजमेंट सुनाया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तारीख के बाद से जितने भी कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, ऑल दोज लॉज आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि इसी दिन तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया एंड जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स any law that has been put into 9th schedule of the constitution will not be exempted from judicial review power of the judiciary. तो आई होप थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स बातें हैं लेकिन आपको समझ आ रही होंगी. आईआर सबसे पहले कि आपको केशवानंद भारती जजमेंट बताया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताया, फिर बेसिक स्ट्रक्चर में एक जो प्रिंसिपल है संविधान का जुडिशियल रिव्यू, उसके बारे में हमने देखा, और फिर 2007 में हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोएलो केस में कहा कि केशवानंद भारती जजमेंट के बाद से जितने भी कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता. तो आईआर कोएलो केस में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसको एक एक बार पढ़ लेते हैं. अ लॉ दैट एब्रोगेट्स और अब्रिजेज राइट्स गारंटेड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे वॉयलेट बेसिक स्ट्रक्चर और इट मे नॉट. यानी कि कोई भी कानून जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करता है, वो हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता हो या ना करता हो. इफ़ फॉर्मर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ, मतलब अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है, वेदर बाय अमेंडमेंट of any part of article or any part of any article of part 3 or by insertion in the 9th schedule, such law will have to be invalidated in exercise of judicial review power of the court. सरल भाषा में कहें तो अगर कोई भी अमेंडमेंट किया गया है या कोई भी बदलाव किया गया है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और उससे अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, तो उस केस में उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है जुडिशियरी. दिस इज व्हाट जुडिशियरी सेड इन आईआर कोएलो केस. इट ऑल्सो सेड कि लॉ कैन नॉट एस्केप द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट इफ इट हैज़ बीन इंसर्टेड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 1973. तो जिस दिन या जिस डेट को केशवानंद भारती केस का जजमेंट सुनाया गया, बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट दिया गया, उसके बाद से जो भी कानून रखे गए 9th शेड्यूल में, दे कैन नॉट एस्केप बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट. अब क्यों हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं आईआर कोएलो केस को? तो दिस केस हैज़ कम इनटू न्यूज़ बिकॉज 2 बिल्स हैव बीन रिसेंटली पास्ड बाय झारखंड असेंबली. पहला बिल है रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज इन द स्टेट टू 77%. तो कई सारी सीटें, कई सारे पोजीशंस खाली हैं सरकारी संस्थान में, वहाँ पे वैकेंसी को फिल करने के लिए सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए उसमें 77% रिजर्वेशन देना चाहती है वो ओवरऑल. आपको पता है कि दिस वुड बी कंसिडर्ड एज इन्फ्रिंजमेंट और वॉयलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट इट गेव इन 1992 इंदिरा साहनी केस, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन जनरल ओवरऑल रिजर्वेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड 50%. दूसरा जो बिल उन्होंने पास किया दैट इज अबाउट लैंड रिकॉर्ड ऑफ 1932 टू बी यूज्ड एज कट ऑफ डेट फॉर डोमिसाइल स्टेटस. तो ये दोनों ही कानून पास करने के बाद झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन साहब ने कहा कि ये कानून
तभी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं जब इन कानून को भारत सरकार मेंशन करे इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब तक ये कानून को एग्जेम्पशन ना मिले फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू तब तक ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है हेमंत सोरेन साहब ने कि भारत सरकार जब तक इस कानून को 9th शेड्यूल में नहीं रखती है तब तक ये कानून को इम्प्लीमेंट करना कठिन है, क्योंकि जुडिशरी इसका रिव्यू करके इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये स्टेटमेंट टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन साहब को ये बात तो पता होनी चाहिए ना, ये कानून आपने अभी जा कर के पास किया है और 1973 से लेकर के अब तक जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे सब के सब जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। सो अगर आज के टाइम में भारत सरकार इन दोनों कानून को 9th शेड्यूल में मेंशन कर भी देती है तब भी दीज लॉज कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसमें बेसिक पॉलिटिक्स हो सकता है। अब उस पॉलिटिक्स में हमें जाना नहीं है। हेमंत सोरेन चाह रहे हैं कि हमने तो अपने तरफ से कानून पास कर दिया, भारत सरकार इंटरेस्टेड नहीं है आपको रिजर्वेशन देने में, इसीलिए उन्होंने 9th शेड्यूल में नहीं डाला, ऐसा वो दिखाना चाह रहे होंगे और इस तरीके से वहाँ की जो लोकल सपोर्ट है वो ज़्यादा पाना चाहते होंगे। लेकिन भारत सरकार अगर इसको 9th शेड्यूल में डाल भी देती है बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन and inserting these laws into 9th schedule, yet these laws cannot be protected from judicial review, क्योंकि every law is now open to judicial review if it has been put into the constitution's 9th schedule after 24th April 1973, the date of केशवनंद भारती केस जजमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम to monitor methane, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें ब्रीफली समझना होगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सरल भाषा में कहें तो हर एक जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है या रिफ्लेक्ट करता है रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, कि हर एक ग्रीन हाउस गैस कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल देखिए, मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 21। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में मीथेन गैस 21 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 310, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड 310 टाइम्स ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सरल भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्लोबल वार्मिंग कर सकता, तो ऑफकोर्स आंसर इज़ 1। मेरे तुलना में मेरा हाइट कितना है, ऑफकोर्स दैट इज़ 1, राइट। तो सिमिलरली दिस डेटा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रिफ्लेक्ट्स कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस के अंदर कितनी कैपेसिटी है ग्लोबल वार्मिंग करने की विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। आपको देख करके लगेगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तो बेचारा बहुत ही इनोकुअस गैस है, मतलब हार्मलेस गैस है, ये तो इसके तुलना में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये सब कितना ज़्यादा खतरनाक हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। फिर भी हम लोग सब ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की बात क्यों करते हैं, तो इसके पीछे कारण 2 हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की ओवरऑल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो रहा है, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड को खतरनाक बनाता है वो है इसका लाइफ टाइम। एक बार अगर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड हमने एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया तो ये लगभग 100 साल तक एटमॉस्फेयर में रहता है। भले मीथेन की तुलना में एक कम गर्मी करेगा, लेकिन मीथेन बस 12 साल तक रहता है एटमॉस्फेयर में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 100 सालों तक रहता है। तो दिस इज हाउ दिस मेक्स इट मोर डेंजरस। एंड सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज इमिटेड इन लार्ज वॉल्यूम एंड ओवरऑल द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द ग्रीन हाउस गैसेस, एंड दैट इज़ वाई कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में चर्चा ज़्यादा होती है। अदरवाइज उसकी पोटेंशियल या हीटिंग की कैपेसिटी बाकी ग्रीन हाउस गैसेस की तुलना में काफ़ी कम है। मीथेन गैस की बात की जाए, इस आर्टिकल में मीथेन गैस की चर्चा हो रही है, तो मीथेन गैस कई सारे सोर्सेज से रिलीज होते हैं। ह्यूमन सोर्सेज भी हैं या मैन मेड, और नेचुरल सोर्सेज भी हैं। लेकिन ह्यूमन सोर्सेज, जिनको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी कहते हैं, दे आर मेजर सोर्स ऑफ इमिशन ऑफ मीथेन गैस इनटू एटमॉस्फेयर। अबाउट 60% ऑफ द ग्लोबल मीथेन इमिशन कम्स फ्रॉम ह्यूमन या फिर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। तो कौन कौन से ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जिससे मेनली ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होते हैं, वो ज़रा देखते हैं। एक तो है लाइव स्टॉक रेयरिंग। लाइव स्टॉक रेयरिंग सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स होता है
मीथेन गैस का रिलीज होने का इन द एटमॉस्फेयर। देखो इस तरह के कई सारे जो कैटल्स होते हैं, मेनली काऊ एंड ऑल, ये लोग जब भी चारा खाते हैं तो इनके पेट में अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरियाज इनको इस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन जब ये खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, इस प्रोसेस को केमिकल जो प्रोसेस, इसका नाम है इंटेरिक फर्मेंटेशन। तो दिस इंटेरिक फर्मेंटेशन विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक ऑफ द कैटल्स, इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होते हैं, जैसे CO2 या मीथेन रिलीज होता है। तो ये जो मीथेन रिलीज होता है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बेल्चिंग और फ्लैटुलेंस। एंड बैक्टीरियाज जो है वो इंटेरिक फर्मेंटेशन कराते हैं और मीथेन गैस रिलीज होता है। इस तरीके से कैटल से मीथेन से रिलीज होते हैं इंटेरिक फर्मेंटेशन प्रोसेस में। एग्रीकल्चरल सॉइल, तो खेती जब होती है, खासकर राइस की जब खेती होती है, तो उसमें वाटर लॉगिंग कराया जाता है जानबूझ करके। तो वाटर लॉगिंग के टाइम में होता क्या कि कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल के अंदर, दे स्टार्ट सम एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन दैट प्रोसेस दे रिलीज अ लॉट ऑफ मीथेन। तो एग्रीकल्चरल में जो राइस फील्ड होता है ना, वहाँ से बहुत सारा मीथेन रिलीज होता है। उसके अलावा और भी छोटे मोटे रीजन है। मैन्योर मैनेजमेंट, तो जो काऊ डंग वगैरह को जब हम एक जगह कंपोस्ट के तौर पे इकट्ठा करते हैं तो वहाँ से भी मीथेन रिलीज होता है। क्रॉप रेसिड्यू को बर्न किया जाए, जब स्टबल बर्निंग की जाती है, तो भी वहाँ से मीथेन रिलीज होता है। मुद्दा यह है कि मीथेन एक डेंजरस ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ हद तक आफ्टर CO2, और मीथेन कई सारे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से रिलीज हो रहा है। तो मीथेन को सेंस करने के लिए कि कौन कौन से देश से कितना मीथेन रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, और उससे रिलेटेड एक्यूरेट डेटा देने के लिए जो हाल फिलहाल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज गोइंग ऑन इन शर्म शेख इन इजिप्ट, वहाँ पे एक नया सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम लाया गया है इन ऑर्डर टू सी कि हर एक कंट्री से कितना ज़्यादा मीथेन रिलीज हो रहा है। इस टेक्निकल सिस्टम का नाम है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, शॉर्ट में कहें तो मार्स। मार्स में कैसा है कि सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, और ये सैटेलाइट क्या करेंगे, डेटा सेंड करेंगे ऑन द अर्थ। दैट डेटा विल बी विद रिगार्डिंग मीथेन कंसेंट्रेशन ओवर ईच एंड एवरी कंट्री ऑन द अर्थ। इस तरीके से ये सैटेलाइट होगा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा और अलग अलग देशों के ऊपर कितना ज़्यादा मीथेन का डेंसिटी बन रहा है, रिलीज हो रहा है, उसका डेटा वो अर्थ पे भेजेगा। इससे कैसा होगा कि अलग अलग देशों को पता चलेगा कि वहाँ पे मीथेन कितना रिलीज हो रहा है, एंड दिस विल हेल्प इन मीथेन मैनेजमेंट। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के इस COP नंबर 27 में मार्स को रिलीज करके हमने मीथेन मैनेजमेंट के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। इट इज़ दिस Methane Alert Response System is a satellite-based system that will help governments to detect methane and tackle them. ये जो मार्स सिस्टम रिलीज किया गया है, दैट हैज़ बीन रिलीज्ड अंडर अ प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी। दिस प्रोग्राम हैज़ बीन established or have been implemented by UNEP, which is one of the important organ of United Nations. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड डायबिटीज डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट. तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. आज का दिन 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में, क्योंकि इस दिन कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं डायबिटीज़ के रोकथाम के लिए अवेयरनेस जनरेट करने का. तो जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है इसको इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन और WHO ने पहली बार डिक्लेयर किया था 1991 में. 14 नवंबर को ही क्यों वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि दिस इज़ बर्थडे ऑफ सर फ्रेडरिक बैंटिंग. सर फ्रेडरिक बैंटिंग ने पहली बार इंसुलिन को डिस्कवर किया था. इंसुलिन का क्या रिलेशन है डायबिटीज़ के साथ वो अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे. तो इंसुलिन हैज़ इंट्रिकेट रिलेशन विद द डायबिटीज़ डिसीज़. तो सर फ्रेडरिक बैंटिंग, उनका जन्मदिन है 14 नवंबर को. उन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर के इंसुलिन को डिस्कवर किया था और इसी कारण से सर फ्रेडरिक बैंटिंग के बर्थडे को हमने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे डिक्लेयर कर दिया. इस साल का जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है इसका थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन. देखिए
मैं स्पष्ट बता दूं, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपसे प्रीलिम्स में पूछेगा कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कौन सी तारीख को होता है। इस लेवल से तो ज़्यादा टफ सवाल आ रहे हैं अब यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी, यूपीएससी में तो कभी आते भी नहीं थे इस तरह के। बट फिर भी मैंने ये आर्टिकल इसलिए कवर किया है ताकि मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बता सकूँ, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में बता सकूँ और उसके कंट्रोल के तरीके में बता सकूँ, ताकि पीटी या मेंस में इस तरह के जब सवाल आए तो आप लिख पाएँ। तो डायबिटीज़ जो बीमारी है वो आखिर होता क्या है उसमें? तो डायबिटीज़ जो बीमारी है उसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंटेंट या ब्लड शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो नेचुरली होने वाला कंपाउंड होता है इंसुलिन, वो इंसुलिन जो हमारे पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, ब्लड के अंदर होता है, उस इंसुलिन की मेन जो फंक्शन होती है वो ये होती है कि हमारे ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे और हमारे बॉडी सेल्स को दे। ध्यान से समझिएगा, हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन भी होता है और फिर जो हम खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज निकलता है और ये ग्लूकोज भी हमारे ब्लड वेसल में मिक्स हो जाता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके और हमारे बॉडी सेल्स को वो दे, जिससे हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर किसी कारण से ये इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाया और वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और हमारे बॉडी को वो ग्लूकोज नहीं दे पाया, तो ऐसे ही कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायबिटिक कंडीशन। इससे दो समस्याएं होती हैं, ब्लड के अंदर या बॉडी के ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज कंटेंट काफ़ी हाई हो जाता है और बॉडी को एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। बॉडी जो सेल्स हैं उसको ग्लूकोज मिलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो एनर्जी मिलनी कम हो जाती है और इंसान जल्दी जल्दी थकने लगता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड और फेलियर ऑफ इंसुलिन इन एब्जॉर्बिंग द शुगर ऑफ द ब्लड। इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है दैट इज़ मेड बाय पैनक्रियाज और इसका मेन काम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे ब्लड से शुगर या ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना और हमारे बॉडी सेल्स को देना ताकि बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे। अगर इंसुलिन ठीक से काम ना करे तो शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एंड दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी कि टू मच ऑफ शुगर लेवल। अभी डायबिटीज़ दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ होता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है कि ब्लड वेसल्स के अंदर इंसुलिन होता ही नहीं है। द पर्सन इज नॉट एट ऑल एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन फ्रॉम हिज पैंक्रियाज। दिस इन जनरल हैपन्स बाय बर्थ। इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। अब है तो जेनेटिक है तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बट टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ वेरी रेयर, ये जल्दी नहीं होता। ज़्यादातर जो कॉमनली देखे जाने वाले डायबिटीज़ हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या कि पैंक्रियाज धीरे धीरे इंसुलिन कम प्रोड्यूस करता है और जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेनली डेवलप्स बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जंक फूड को खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, हेल्दी फूड खा करके और रेगुलर एक्सरसाइज करके टाइप 2 डायबिटीज़ को डेवलप होने से रोका जा सकता है। तो देखिए, नॉर्मल ब्लड वेसल्स में कैसा होगा, इंसुलिन भी होगा, ग्लूकोज भी होगा और इंसुलिन इफेक्टिव तरीके से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके और बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन होगा ही नहीं और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन होगा तो, बट इंसुलिन इज़ नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड प्रॉपरली, इट इज़ नॉट एबल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड गिव इट टू द बॉडी सेल्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about science literature of Assam and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। तो देखिए, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये। इस आर्टिकल में बताया गया है कि नॉर्मली माना जाता है कि आसाम हैज़ बीन द प्लेस ऑफ सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक, लेकिन आसाम में भी कई सारे साइंस रिलेटेड लिटरेचर्स लिखे गए हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। साइंस लिटरेचर क्या होता है? साइंस लिटरेचर इज़ कम्युनिकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड साइंटिफिक टेम्पर थ्रू लिटरेचर। तो असम के अंदर वी हैव अ वास्ट एंड रिच एंड ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर एंड साइंटिफिक लिटरेचर ऑफ असम इज एज ओल्ड एज 15th century ओल्ड एंड इट स्टार्टेड ड्यूरिंग वसनाइट मूवमेंट, या थोड़ा सा उससे पहले ही। देखिए, तो साइंटिफिक लिटरेचर इन असम को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। प्री अरुणोदय एरा।
प्री अरुणोदय एरा में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को देख सकते हैं। 1434 में बकुल काश्ता ट्रांसलेटेड मैथमेटिक्स बुक किताबत मंजरी। प्रैक्टिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज थ्रू नेचुरल वेज कैन बी सीन फ्रॉम डाकोर बोसोन। Post Arundoy era, the beginning of 19th century, almost all magazines published science articles and news. Important science article या news याद कर लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलेर नेजाल टोरा, हेलेस कॉमेट जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, दैट वाज पब्लिश्ड इन आसाम बांधव। पानी आरू बोरोफ, दैट इज वाटर एंड आइस, दैट वाज पब्लिश्ड इन बाही। फर्स्ट एसएमई साइंस मैगजीन पशुपालन was published by Kanak Chandra Sarma in 1925. First SME science fiction short story by Birasatiyar Dex. first SME scientific fiction short story जिसका नाम है Birasatiyar Dex of 1937 was written by Hari Prasad Borua in Awahan. पोस्ट इंडिपेंडेंस या कंटेम्प्रेरी टाइम में देखा जाए तो विज्ञान विचित्र, अ रेगुलर कॉलम इज पब्लिश्ड इन रामधेनु। चिल्ड्रेन मैगजीन लाइक मोचक, हफुरा, आविष्कार, नतून आविष्कार, ज्ञान विज्ञान ट्राइज टू इंक्रीज साइंटिफिक टेम्पर अमंग्स चिल्ड्रेन ऑफ असम। अशांत इलेक्ट्रॉन 1962 was the first scientific short story that was written by सौरभ कुमार चलिहा। तो जो जीएस पेपर 5 वाला पेपर है ना आपका एपीएससी में, उसमें इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं जिसको इन जनरल रेगुलर बुक से कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसी कारण से जो असम ट्रिब्यून में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते रहेंगे उसको हम लोग यहाँ से कलेक्ट करते रहेंगे और अंत में इसको कंपाइल करके हम लोग जीएस पेपर 5 के लिए रिवाइज करेंगे एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू टैकल क्वेश्चंस लाइक दिस। जैसे इस तरह के सवाल आ सकते हैं, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन साइंटिफिक लिटरेचर ऑफ असम। तो जितना भी मैंने यहाँ डिस्कस किया इसके बेसिस पे आप ये सवाल को आराम से आंसर कर सकते हैं। 10 मार्कर क्वेश्चन फॉर 150 वर्ड्स। कल जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कार्बन फर्टिलाइजेशन इज इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड हिमालयन ग्रे लंगूर इट इज फाउंड इन वेस्टर्न रेंज ऑफ हिमालय। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड इज राइट। स्टेपल फूड इज लीव्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।